प्रिय मित्रों, जय भारत, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता नशीन होने मई 2019 में ये होने के बाद में लगभग आधा समय यानी 2.5 वर्ष बीत चुके हैं। चोटी पर पहुंचने पर अब ढलान आरंभ होने वाली है। अब लगातार राज्यों के विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं। मार्च 2022 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के विधानसभा तथा दिल्ली नगर निगम के चुनावों के उद्घाटन तो हो चुके हैं। उम्मीदवार की लिस्ट बन रही है। इसी वर्ष के अंत में यानी दिसंबर 2022 में गुजरात के भी विधानसभा के चुनाव होंगे। वैसे तो प्रत्येक चुनाव ही अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु इस वर्ष में जो दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्शन होंगे वह उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के विधानसभा चुनाव हैं, जिस पर है सबकी नज़र। उत्तर प्रदेश इसलिए कि इसमें 403 विधानसभा की सीट हैं। इनमें ही 2024 के लोकसभा चुनाव की रीढ़ की हड्डी बनेगी। यही राज्य सबसे अधिक राज्यसभा की सीट देता है किसी बिल को पास कराने के लिए, जो बहुत ज़रूरी होता है राज्यसभा में। परंतु इतना ही इम्पॉर्टेंट है गुजरात का 182 सीटों का विधानसभा का चुनाव। मैं उत्तर प्रदेश की बात कुछ ही दिन पश्चात करूंगा, क्योंकि यहाँ का चित्र अभी कुछ धूमिल है, क्योंकि मुसलमान जो वोटर है वो बिल्कुल चुप है, शांत है। इसमें अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। पहले मैं बात कर लेता हूँ गुजरात विधानसभा के चुनाव की। यद्यपि अभी इसमें ठीक 1 वर्ष बाकी है चुनाव आचार संहिता लगने में। गुजरात का यह चुनाव बराबर की इम्पोर्टेंस का इसलिए है कि एक तो यह मोदी जी यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पर वो 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और तीसरी ज़रूरी बात है कि वे हर बात में हर जगह मेरा गुजरात और गुजरात मॉडल की बात करते रहते हैं। उन्हें इस पर गर्व है, भरोसा भी है, जीत का भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक डेवलपमेंट तथा इन्वेस्टमेंट यहीं पर करवाया है। चाहे अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, सूरत हो, आणंद हो या साणंद हो। यदि वे बुलेट ट्रेन भी चलाते हैं तो उसे भी अहमदाबाद से मुंबई चलवाते हैं, यही फैसला करते हैं। गुजरात की बिसात तो 12 सितंबर को ही बिछा दी गई थी, जब एकाएक पूर्व सीएम विजय रूपाणी दिल्ली बुलाए गए। उनसे ताज उतरवा लिया गया और उनसे भूपेंद्र पटेल के सिर पर रख दिया गया, और पुरानी कैबिनेट के एक भी मंत्री नई कैबिनेट में बिल्कुल नहीं रखा गया। जग जाहिर हो गया कि मोदी के गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है। भूपेंद्र पटेल एक पार्ट टाइम आरएसएस वर्कर पहली बार बने एमएलए। उनका सूर्य मुख्यमंत्री की गद्दी पर लगा है चमकने। विजय भाई रूपाणी की आंखें गीली हो गईं। उप मुख्यमंत्री के लिए भी उससे अधिक हैवी वेट नितिन पटेल को भी चांस नहीं दिया गया। स्पष्ट था कि पाटीदारों के वोट्स को कंसोलिडेट करना था, परंतु बीजेपी केडर इससे बहुत परेशान हो गया। पाटीदारों को तो खुश किया, परंतु अपर कास्ट वोट जो है वो चला गया। मोदी शायद ओबीसी वोट पर अधिक दाव लगाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल साफ है, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपर कास्ट पर दाव लगा रही थी तथा स्वयं को जातिगत वोट से दूर रहने की शर्त लगाती थी, उसकी बात करती थी, वह भी जातिगत राजनीति करने को हो चुकी है मजबूर। सबसे पहले बात करें हम गुजरात के वोट बैंक की। हम गुजरात के 182 सीटों को उसके ज्योग्राफिकल काउंट पर स्टडी करते हैं। उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र तथा सेंट्रल गुजरात। उत्तरी गुजरात में कुल सीटें हैं 53। यहाँ 2012 के इलेक्शन में भाजपा को मिली 32 और कांग्रेस को मिली 21 तथा 2017 के चुनाव में भाजपा को मिली 31 तथा कांग्रेस को मिली 22 सीट। सेंट्रल गुजरात में 2012 में भाजपा को मिली 20 सीटें, कांग्रेस को मिली 18 सीट, लेकिन 2017 के चुनाव में क्रमशः ये हो गया 21 और 17। सौराष्ट्र में 54 सीटों में भाजपा को 35 तथा कांग्रेस को मिली 16 सीट, और फिर 2017 में क्रमशः यही 21 और 32 सीटें हो गई। यानी 2017 में कांग्रेस भाजपा से 11 सीट आगे हो गई। दक्षिणी गुजरात में दोनों चुनावों में भाजपा को 28 सीटें मिली दोनों बार, अर्थात सबसे अधिक खतरा जो है वो भाजपा को है सौराष्ट्र में, जहां पर ओबीसी वोट यानी पाटीदारों के वोट हैं अधिक। इनको यदि नहीं संभाला गया तो गुजरात हाथ से बिल्कुल जा सकता है। अब हम कास्ट वाइज स्टडी करें। अब हम देखते हैं कास्ट वाइज
कि गुजरात में सबसे अधिक प्रतिशत है 40% ओबीसी का, 18% है पाटीदारों का, 10% है मुस्लिमों का, 6% है अनुसूचित जातियों का और बाकी सब टोटल जो जितने भी रह गए वो हैं 11%। अभी तक होता यह आया है कि जूनियर मंत्री पाटीदार कम्युनिटी से होते थे। पाटीदार स्वयं को नेग्लेक्टेड अनुभव कर रहे थे क्योंकि क्षत्रियों के चुड़ासमा, जडेजा आदि जो जातियां हैं उनको अधिक महत्वपूर्ण पद दिए जाते रहे। मोदी ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों ओबीसी को अधिक रिजर्वेशन दिला करके वोट हथियाने के लिए जातिगत जनगणना करने के लिए डाल रही है दबाव, और यहां पर ओबीसी कार्ड खेल लिया जाना चाहिए। इसका अन्य कारण यह भी है कि इसी वर्ष फरवरी में सूरत म्यूनिसिपैलिटी की आम आदमी पार्टी में पाटीदारों के समर्थन से जीत ली 25 सीटें और केजरीवाल का निशाना पाटीदारों का समर्थन पा करके अब है विधानसभा चुनाव पर। अपनी पार्टी को ये बढ़त बनाना चाहते हैं। यद्यपि भाजपा ने म्यूनिसिपैलिटी पर तो कब्जा कर ही लिया, अल्टीमेट जो नुकसान हुआ था फरवरी में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में वो था कांग्रेस को। परंतु सूरत म्यूनिसिपैलिटी के इस चुनाव में भाजपा के कान जरूर खड़े कर दिए कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि पाटीदार रिजर्वेशन एजिटेशन का संचालक हार्दिक पटेल वो आ चुके हैं अब कांग्रेस में, परंतु भाजपा को तो खतरा है ही, चाहे कांग्रेस से हो या आम आदमी पार्टी से। 2017 में भाजपा ने 99 यानी 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें ले ली थी, परंतु आज भाजपा के पास 111 एमएलए हैं। कहां से आए बाकी के 12 एमएलए? ये भाजपा ने तोड़ लिए कांग्रेस से, वो कांग्रेस छोड़ करके आ गए भाजपा की तरफ। भाजपा की अब जो समस्या है वो है कि पाटीदारों को तो उनकी जाति का मुख्यमंत्री अब बना करके करा दिया चुप, उनको कर दिया खुश, परंतु अब दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ऐसा करने से क्षत्रियों, अनुसूचित जाति तथा मुस्लिमों को कैसे अपने घर में उनको लाया जाए, वो नाराज हैं। सबसे बड़ी समस्या पूर्व सीएम विजय रूपाणी तथा उसके साथियों की नाराजगी को दूर करके साथ लाना ये है। वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल को हालांकि 1 वर्ष से भी अधिक समय मिल चुका है तैयारी करने के लिए, परंतु वे अधिक अनुभवी तो है नहीं। केजरीवाल की एग्रेसिव चाल को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसका काम बीजेपी को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना हमेशा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की दोनों लहरों में गुजरात में काफी लोगों को मृत्यु हुई तथा भाजपा या आरएसएस का कोई कार्यकर्ता सड़क पर सहायता के लिए उन्हें दूर दूर तक नहीं दिया दिखाई। लोगों में इसको लेकर है बहुत रोष। तो अहमदाबाद तथा सूरत का व्यापारी चौपट हो चुका है इस कोरोना के 2 लहरों से, वह नाराज है। कारखानों में भी अभी ठीक से काम शुरू नहीं हुआ है, वर्कर्स की नौकरियां चली गई हैं। सब मिलाकर के 1 साल काफी नहीं है उन सबको कंसोलिडेट करने के लिए, और सब मिलाकर के भाजपा के लिए चारों ओर अब है खतरा ही खतरा। परंतु मोदी जी की जब हम बात करें तो कोई मोदी जी भी कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई कम मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी निगाह इन सारी चीजों पे नहीं होगी, वे बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वे अपना जो पत्ता है वो आखिरी दाव आखिरी क्षण में ही चलाते हैं और सबको कर देते हैं हैरान। तो देखना यही होगा कि आज के परिदृश्य में हारी हुई भाजपा को हारी हुई इसलिए कि आम आदमी ये मान करके चल रहा है कि भाजपा को वहां पर भारी नुकसान होने वाला है और वो शायद सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो अगर हम इस परिदृश्य को इसी तरह से ले लें और हम ये मान लें कि भाजपा अगले 2022 के चुनाव में बहुत नुकसान में रहेगी, शायद सरकार नहीं बना पाए, तो आज के परिदृश्य में हारी हुई भाजपा को कैसे फिर से जिता देंगे ये मोदी जी सब देख रहे होंगे और हम सबको एक सरप्राइज वो देंगे अंतिम समय में। तो आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं। जय भारत, नमस्कार।